3D तक पढ़ा, उसके सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए कि किस तरीके से एक सेल में से दूसरे सेल में कि वो लिनियरली अरेंज है, जो किस तरीके से अरेंज है उसका मूवमेंट देखा. Now today we are going to learn about a long distance transport in plants. So कुछ क्वेश्चंस लिख लो बेटा regarding the long distance transport. टाइटल दे दो long distance transport in plants. और उसमें पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, what is the size of normal plant cell? What is the size of normal plant cell? And how much time it will take? And how much time it will take to diffuse from one cell to another? How much time it will take to diffuse from one point to another, one cell to another cell? ठीक है, first question. Give the example showing conduction in vascular bundles. Conduction in vascular bundles. Third question. What is bulk flow? What is bulk flow? What is bulk flow and its characteristic and its characteristic? And its characteristic. Another question. Explain the bulk flow with example. Bulk flow with example. ये सारे जो थे दिस आर रिलेटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट. ठीक है, अब हम देखेंगे कि हाउ एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इन दी प्लांट्स, किस तरीके से उसका मूवमेंट होता है, एब्जॉर्प्शन होता है. ठीक है, सो एब्जॉर्प्शन ऑफ प्लांट, उसमें क्वेश्चंस लिखो. What are the different pathways for water movement or absorption? What are the different pathways for movement or absorption or transport? कुछ भी लिख सकते हैं. What are the different pathways for transport or for movement or absorption? Water. Why apoplast pathway is more adequate? Why apoplast pathway is more adequate for transport compared to Symplast pathway? Compared to Symplast pathway.
transport is taking place in endodermis? Which type of transport is taking place in endodermis? Which type of transport is taking place in endodermis? Explain transmembrane. Explain transmembrane transport. Explain transmembrane transport. Third, give the example for symbiotic association. Symbiotic association which helps in absorption of water from the roots. Absorption of water from the roots. Give the example of obligate association of mycorrhiza. Give the example of obligate association of mycorrhiza with plant. With plants. Okay. यहाँ तक क्वेश्चंस लिखते हैं बेटा. Then we will write the questions for assignment circular uptake of water. यहाँ तक हम ये सीखेंगे कि पानी एब्जॉर्ब कैसे होता है. ठीक है. So first of all we can say suppose कोई ट्विग है. ठीक है. ये स्टेम की कोई ट्विग है. इसके ऊपर फूल है. This is the flower. अब अगर मैं इसको कोई कलर्ड सोल्यूशन में, this is a colored solution. इसे मैं डिप करती हूँ. आई एम डिपिंग दिस इन दिस सोल्यूशन. तो मुझे क्या मिलेगा? द कलर विल चेंज. ये व्हाइट कलर का होगा. सपोज ये व्हाइट कलर का फ्लावर है. इसको मैं कलर्ड सोल्यूशन में डाल रही हूँ. तो फिर आप थोड़ी देर बाद इस ट्विग को यहाँ पे तोड़ोगे, या तो फिर ये फ्लावर को देखोगे तो क्या होगा कि धीरे धीरे ये कलर्ड पानी था तो इसके ऊपर कलर आने लगता है. ठीक है. तो ये एक्सपेरिमेंट, द कलर कैन बी सीन, कलर कैन बी रिटेन इन द स्टेम, इन द स्टेम. तो इससे क्या पता चलता है कि जो पानी की जो सोल्यूट्स है वो कहीं ना कहीं ट्रैवल कर रहा है. और अगर वो ट्रैवल कर रहा है तो देयर आर सम वेस्क्यूलर बंडल्स और यू कैन से सम ट्रैकियरी एलिमेंट्स. Some trachyary elements. They are xylem. वो कौन है? Xylem and fluid. पर xylem की वजह से क्या होता है बेटा? पानी और मिनरल्स जो है वो रूट में से ऊपर की तरफ यूनिडायरेक्शन वे में जाते हैं. सो ये पता चलता है कुछ ऐसे एग्जाम्पल से कि भाई वेस्क्यूलर बंडल्स है, वहां पे कुछ ट्रैकियरी एलिमेंट्स हैं जो कि xylem. तो जाइलम के थ्रू कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, वो वाटर, वो पानी, वो सोल्यूट्स कहीं ना कहीं वो ट्रैवल कर रहा है. ठीक है. तो कभी कभी कलर लग जाता है. आप व्हाइट फूल को कोई या कलर सोल्यूशन में डाल दो तो वो पिंकिश हो जाता है. ठीक है. उसमें वो स्टेन लग जाता है. तो अब वो स्टेन, ये तो मैंने ये डिप की थी, ट्विग काट के डिप की थी, तो कहीं ना कहीं वो अंदर तो कुछ ऐसा है कि जो ट्रैवल कर रहा है. तो इसका मतलब कि हमें ये पता चलता है कि कोई अगर सेल है, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है. जब प्लांट सेल की बात करते हैं तो प्लांट सेल 50 माइक्रोमीटर की साइज का है. ठीक है. पर इसके बीच में जब अगर हम ट्रैवलिंग कराते हैं तो ट्रैवलिंग शॉर्ट डिस्टेंस पे होता है. हमने क्या देखा? पैसिव ट्रांसपोर्ट. अब पैसिव ट्रांसपोर्ट देखा एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखा. तो
एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट की वजह से क्या होगा बेटा, मतलब कि डिफ्यूजन ले लो या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ले लो या एक्टिव ट्रांसपोर्ट ले लो, ये सारी चीजें ले लो, वो क्या रहा है, शॉर्ट डिस्टेंस पे जा रहा है, यहां से यहां तक या थोड़े बहुत डिस्टेंस तक पहुंचा सकते हैं. सो बाय एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट व्हाट यू आर डूइंग, यू आर ट्रैवलिंग थ्रू अ शॉर्ट डिस्टेंस. आप सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस तक क्या कर सकते हो, शॉर्ट डिस्टेंस तक उसको ट्रैवल कर सकते हो. ठीक है, एक बहुत ही कम डिस्टेंस तक ही जाएगा, एकदम टिप पे नहीं चला जाएगा. सो एक सेल से दूसरी सेल में आप करते जाओ ट्रैवल डिफ्यूजन करते जाओ तो 2.5 सेकेंड्स टाइम लगता है. अब 2.5 सेकेंड्स अप्रोक्सीमेटली अगर लगता हो तो ये तो सालों ले ले टिप तक पहुंचने के लिए. रूट से टिप तक जाने के लिए 1 साल तक वो तो मर जाए बेचारा. तो कोई ना कोई चीज ऐसी होती होगी कि जिससे उसके अंदर जो वाटर चाहिए या फूड चाहिए या मिनरल्स चाहिए, ये सबको अगर आपको ट्रांसपोर्ट करवाना है लॉन्ग डिस्टेंस पे, तो कुछ ना कुछ वहां पे जाइलम है, फ्लोएम है, ऐसे ट्रैकियरी एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, सो अगर ये ट्रैकियरी एलिमेंट्स की मदद से अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन. क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन. सो ट्रांसलोकेशन क्या है, पहली चीज तो ये पता होना चाहिए, व्हाट इज ट्रांसलोकेशन. तो ट्रांसलोकेशन की मदद से हम कोई भी वाटर, कोई भी फूड या पानी को, मिनरल्स को कहां पे पहुंचाते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट. मतलब आप बोल सकते हो कि रूट से लेके अलग अलग डिफरेंट एरियल पार्ट्स तक. बट किसकी मदद से, तो यहां आ जाएंगे सपोज की जाइलम एंड फ्लोएम जैसे ट्रैकियरी एलिमेंट्स. तो वेस्कुलर टिश्यू की मदद से आप कर रहे हो. दीज आर वेस्कुलर टिश्यूज, कॉम्प्लेक्स टिश्यू जिसको हमने बोला था. ठीक है, सो दीज आर वेस्कुलर टिश्यू जिसकी मदद से आप ट्रैवल कर रहे हो. तो दिस इज ट्रांसलोकेशन. लेकिन यहाँ पे तो पास हो रहा था, शॉर्ट डिस्टेंस पे हो रहा था, नजदीक कुछ पहुंचाना है, चलो पहुंचा दिया. लेकिन हमें क्या करना है बेटा, जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है, जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वो लॉन्ग डिस्टेंस पे करना है. थोड़े बहुत से काम नहीं चलेगा, बल्क अमाउंट में चाहिए. तो यहाँ पे क्या होगा, बल्क फ्लो होगा, या इसको आप मास फ्लो बोल सकते हो. बल्क मतलब क्या होता है, ज्यादा अमाउंट, ढेर सारा पानी, उसके साथ ढेर सारा मिनरल्स, ढेर सारा खाना. थोड़ा बहुत हो गया तो प्लांट बेचारा जिंदा है, एक बार पहुंचा, एक बार नहीं पहुंचेगा. ठीक है, तो एक पार्ट रोता रहेगा, एक बार उसके आंसू भी नहीं दिखेंगे आप. ठीक है, कमजोर पड़ जाएगा बेचारा. सो बल्क अमाउंट में चाहिए बेटा. तो बल्क अमाउंट का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा कि अगर वो कोई सस्पेंशन भी है कि सोल्यूशन भी है, आइदर दे मे बी इन अ सस्पेंशन फॉर्म और अ सोल्यूशन फॉर्म, उसके अंदर क्या होता है, डिफ्यूजन होता है. सेम डिफ्यूजन कैसे, वो ग्रेडियंट कंसंट्रेशन के डिफरेंस की वजह से होता था. सो सस्पेंशन हो कि सोल्यूशन हो, उसमें क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है. ठीक है, तो अब ये ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होगा, विद अ पेस, जो भी वहां पे उसको जो भी डायरेक्शन मिला वो पेस के थ्रू ही वो करेगा. जैसे फ्लोइंग रिवर, ठीक है, एक रिवर बहती नदी है, जैसे रिवर इज फ्लोइंग, सेम में क्या करेगा, वही पेस के साथ, वही फोर्स के साथ, विद द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये सारी चीजें बल्क में फ्लो करती है. दैट इज मास फ्लो की बल्क फ्लो. फिर वो पानी भी हो सकता है, वो मिनरल्स भी हो सकते हैं, वो खाना पीना भी हो सकता है. तो आगे हम क्या पढ़ने वाले कि पानी बल्क में कैसे आता है और खाना पीना बल्क में कैसे आता है. नॉर्मली आगे जो पढ़ने का मीनिंग है कि सब बल्क अमाउंट में कैसे होता है. तो बल्क अमाउंट में नॉर्मली अगर कोई चीज हमें देखनी है तो दो तरीके से होती है, या तो वो पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से होगा और या तो वो नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पोटेंशियल की वजह से होगा. दो तरीके से होता है. ठीक है, कोई चीज एकदम फोर्स के साथ आती है, नल चालू किया, ठीक है, पानी आया,
तो जैसे ही पानी आया तो पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन कोई चीज अगर फोर्स से आ रही है, जैसे आप उसको सब कर रहे हो, जैसे स्ट्रो है तो आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, तो वहां पे एक प्रेशर डेफिशिएंट क्रिएट कर रहे हैं, आप पीछे आपको खींचना पड़ता है, तब जाके वो कोल्ड ड्रिंक आपके मुंह में आती है। कोल्ड ड्रिंक में स्ट्रो डाल दिया, क्या कोल्ड ड्रिंक आ जाती अपने आप आएगी? नहीं आएगी, उसको खींचना पड़ेगा ना, आजा आजा, ठीक है। एक प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा, तो वो एक नेगेटिव प्रेशर हो। लेकिन नल चालू किया तो क्या वहां राह देखते हो, अभी मैं थोड़ा नीचे से प्रेशर दूं तो पानी बाहर निकलेगा। म्युनिसिपालिटी का नल तो मम्मी क्या वेट करती है? नहीं, ऑलरेडी वहां पे एक पॉजिटिव प्रेशर है जिसकी वजह से वो पानी नल में से बाहर आ रहा है, ठीक है। नल में थोड़ी वो रखना है। हाँ, एक चीज है कि सपोज आपको नीचे से ऊपर पानी चढ़ाना है, आपको फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ाना है, तो या तो आप मोटर यूज करो, ठीक है, वहां भी आप प्रेशर दे रहे हो मोटर की वजह से, क्योंकि वो ऑपोजिट टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स में पानी में ऊपर से गिरो तो नीचे गिरेगा, पर पानी को जब आपको ऊपर ले जाना है तो जाहिर सी बात है आपको कोई प्रेशर देना पड़ेगा। तब आप कभी कभार क्या होता है कि मैंने तो फील किया, मतलब मैंने भी ऐसे पानी को चढ़ाया है, वो अपने पाइप लगा देते हैं और पाइप ऐसे भी पानी नहीं चढ़ता है, वहां से नीचे से मैंने फोर्स से चालू कर दिया, लेकिन फिर भी नहीं चढ़ रहा, जब तक उसको आपको खींचो नहीं, मुंह से आपको थोड़ा खींचना पड़ता है, तब जाके एक प्रेशर डेवलप होता है, वो कंटिन्यू होता है। पर अगर नीचे से फ्लो कम हो गया, मतलब पानी धीरा हो गया, मम्मी बोले अब जाने वाला है पानी, तो फिर वो ऊपर नहीं चढ़ता। पानी तभी ऊपर चढ़ेगा जब वो फोर्स से आ रहा है, और एक बार तो आपको खींचना ही पड़ता है स्टार्टिंग, ठीक है। ये सब हम अपने नॉर्मल लाइफ में करते हैं, पर क्या हमको पता है वो किस वजह से? दैट इज ड्यू टू द पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो दो चीजें हैं बल्क फ्लो में, वन इज ड्यू टू द पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक। अब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑलरेडी मैंने आपको बोला था कि दिस इज अ प्रेशर पोटेंशियल। टगर प्रेशर है, प्रेशर पोटेंशियल है, उसको ही हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पोटेंशियल बोलते हैं। दूसरा है नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पोटेंशियल, ठीक है। दो चीजें हो रही है, तो दो एग्जांपल लिख देते हैं। पॉजिटिव में आप लिख दो गार्डन हॉर्स, गार्डन के बीच में, पता है ये सपोज कि ये गार्डन है, तो सेंटर में यहाँ पे फुहारे ऐसे, पानी ऐसे ऐसे ऐसे, दिस इज गार्डन हाउस। ये बीच में देखा चालू करेंगे तो सब जगह पानी बिखरेगा, तो एक फोर्स की वजह से पानी सब दिशा में जा रहा है। तो चकली नहीं बीच में डालते, ग्राउंड के बीच में, मतलब क्रिकेट ग्राउंड हो तो आप देखना, जैसे एक मैच चालू होने वाला है क्रिकेट मैच, तो वो चकली चालू कर देते हैं थोड़े घंटे पहले, तो पूरा ग्राउंड मस्त ग्रीनिश हो जाता है एकदम, वो घास वास होती है, अच्छी ग्रो हो जाती है, ठीक है। सो दिस इज गार्डन हाउस। लेकिन नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहाँ? तो मैंने बोला सक्शन थ्रू स्ट्रो, ठीक है। आप खींच रहे हो तो सक्शन थ्रू स्ट्रो, पानी तो दोनों में आ रहा है ना, इससे भी आ रहा है, पॉजिटिवली आ रहा है, वहां पे कोई प्रेशर वैशर की जरूरत नहीं है, तो इससे आ रहा है, इसको आपको खींचना पड़ रहा है, सक्शन कर रहा है, तब जाके वो वहां पे आ रहा है, ठीक है। सो ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, दिस इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट, कि अगर हमें राउंड डिस्टेंस राउंड को चालू हम क्यों कर रहे हैं, ये सब हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी प्लांट को जरूरत है। हमारे बॉडी में भी सारे प्रोसेस होते हैं, बेटा डिफ्यूजन भी होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट हमारे शरीर में भी होता है। इसलिए तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसकी स्टडी आरबीसी में होती है, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी, बायोलिपिड लेयर की स्टडी आरबीसी के अंदर की गई थी, ह्यूमन सेल्स में की गई थी। लेकिन प्लांट सेल भी हमारी तरह ही है, भले उनके अंदर खून नहीं है, पर उनके अंदर जाइलम है, फ्लोएम है, जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। हमारे शरीर में ऑक्सीजन CO2 ले जाने के लिए आरबीसी है, हीमोग्लोबिन भरा पड़ा है, और बेचारे इन लोगों के पास जाइलम और फ्लोएम है, जो खाना पीना पहुंचाने का, खुशी से रहने का। ये लोग जैसे हम अपने माँ बाप को प्रॉपर्टी देके जाते हैं, ये लोग भी मरते टाइम पे अपने मिनरल्स, अपने यंग वंस को देके ही जाते हैं। जैसा हमारे में है वैसा इनके अंदर है, दे आर ऑल्सो लिविंग। हमारे कोई पार्ट डेड हो जाते हैं, इनके भी पार्ट डेड हो जाते हैं, लेकिन हमारे पार्ट डेड होके भी
काम नहीं करते हैं, लेकिन इनके पार्ट डेड होके भी काम करते हैं। ठीक है, ये तो डेड होते हैं तो इंसानों के काम आते हैं। द वुड इज डेड, इसलिए तो आप जहां पे बैठे हो दैट इज ड्यू टू द प्लांट्स। ये वुड की ही चेयर है, वुड का ही टेबल है, जिसकी वजह से आप लोग बैठे हो। सो प्लांट को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, समझ गए यहाँ से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का इंट्रोडक्शन। अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक चीज मैं बताना भूल गई कि पानी का इंपॉर्टेंस हमने पढ़ा, लेकिन कभी कभी क्या होता है बेटा कि पानी कहीं कहीं पे डेफिशिएंट होता है, मिल नहीं पाता है। सॉइल में से मतलब उसकी जो मिट्टी होती है उसमें से पानी वो आ नहीं पाता है, वो प्लांट कोई तरीके से मतलब कोई वजह से वो पानी नहीं आता। कभी कभी आप देखना वाटर लॉगिंग हो जाता है, मतलब वो जमीन में ढेर सारा पानी होता है, इकट्ठा होता है, लेकिन वो प्लांट को नहीं मिलता है। ठीक है, उससे सैलिनिटी बढ़ जाती है, सैलिनिटी का अमाउंट बढ़ जाता है, वाटर लॉगिंग हो जाता है, पानी ज्यादा भर चुकता है तो भी प्लांट मर जाता है। ठीक है, तो कभी कभी डेफिशिएंसी होती है। सो डेफिशिएंसी ऑफ वाटर कैसे दिखेगा? ड्यू विथ हेल्प ऑफ द सम सिम्टम्स। तो प्लांट के अंदर कुछ सिम्टम्स दिखेंगे, जैसे उसके पत्ते गिरने लगेंगे, जैसे उसकी स्टेम सूखने लगेगी, ऐसे सब होगा। तो ये कभी कभी दिखता भी है, कभी कभी नहीं भी दिखता। तो टेम्पररी विल्टिंग होती है। तो मिड डे में जो बहुत सारा मतलब उसको पानी नहीं मिलता है और सनी डे है और पानी नीचे से मिलता नहीं है, तो कभी कभी क्या होता है उसके अंदर विल्टिंग होती है। क्या बोलते हैं उसको? विल्टिंग। सो ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ वाटर सम सिम्टम्स आर सीन इन प्लांट्स, ठीक है, तो उसको बोलते हैं विल्टिंग। ये अगर वर्ड कहीं आता है, विल्टिंग का मतलब होता है कुछ सिम्टम्स प्लांट में तब दिखते हैं जब उसको कम पानी मिलता है। पहले स्टार्टिंग में पता ही नहीं चलता, लेकिन जब वो गिरने लगता है, कुछ लीफ गिरने लगते हैं, ड्रूपिंग करने लगते हैं, स्टेम मरने लगती है, सूखने लगती है, तो टेम्पररी विल्टिंग होता है। उसको आप रिगेन कर सकते हो वापस। लेकिन कुछ परमानेंट विल्टिंग होती है जिसमें एक बार वो सूख गया, फिर चाहे आप उसको अच्छे से पानी वाला सैचुरेटेड एटमॉस्फेयर क्यों नहीं देते, वो वापस हरा भरा नहीं होने वाला, सूखता ही रहेगा, वो सूख ही जाएगा। उतना पार्ट आपको प्लांट में से निकाल ही देना पड़ेगा, फिर आप जितना भी उसको अच्छे से रखोगे वो नहीं रहेगा। ठीक है, सो दैट इज नोन एज विल्टिंग। जो टेम्पररी होती है, परमानेंट होती है, इंसिपिएंट होती है, स्टार्टिंग में दिखती नहीं है, पर हाँ फिर भी उसमें मेसोफिल सेल्स जो है वो उसमें पानी कम होने लगता है। तो कुछ में सिम्टम्स नहीं दिखते, लेकिन कुछ में सिम्टम्स दिखते हैं, दैट इज नोन एज विल्टिंग। कहीं पे अगर ये वर्ड आता है विल्टिंग, तो ये आप लिख लेंगे। ठीक है, इतना लिख लो बेटा। So now we'll see the absorption of water in plants. किस तरीके से पानी ऊपर आता है, हाउ डू एब्जॉर्प्शन ऑफ प्लांट टेक प्लेस, ये देखेंगे। अब एक नॉर्मल सी चीज है, एब्जॉर्प्शन मतलब पानी ले रहे हैं, कोई चीज ऐसी जो पानी ले रहे हैं। तो यहाँ पे जब कोई यंग होता है, यंग प्लांट होता है, तो यंग प्लांट के अंदर भी रूट्स होते हैं बेटा, लेकिन ये रूट की जो रूट टिप होती है ये इसमें बिजी हो जाती है एब्जॉर्प्शन करने के लिए वाटर और मिनरल्स का, वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, सो रूट टिप कहाँ होती है? यंग प्लांट्स में। पर वही प्लांट बड़ा हो जाता है, छोटा सा पौधा होता है, वही एक दिन बड़ा पेड़ बन जाता है। तो बड़े पेड़ में भी तो पानी चाहिए होता है, तो इसमें आ जाते हैं रूट हेयर्स, नीचे बहुत सारे रूट हेयर्स। धीरे धीरे यही रूट मोटा बन जाता है। कभी आप देखना ऐसे ऐसे रूट्स हो, जैसे बड़े बड़े रूट्स हो जाते हैं। ठीक है, और इसमें क्या बन जाते हैं? डाइकॉट और मोनोकॉट का आपने एनाटॉमी देखा था, तो उसके अंदर भी जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट था। ठीक है, सो यहाँ पे भी कैसा अरेंजमेंट हो जाता है बेटा? हमेशा याद रखना कि रूट जो है वो जमीन के अंदर है, जमीन के अंदर है तो उसको डर नहीं है, तो प्रोटोजाइलम बाहर होता है और मेटाजाइलम सेंटर में होता है। प्रोटोजाइलम मेरे को किसका डर नहीं
छोटे छोटे जाइलम ऊपर रहते हैं और बड़ा जाइलम सेंटर में होता है। तो इस तरीके से एग्जैक्ट टाइप का अरेंजमेंट होता है। तो ये सारे जाइलम क्या करते हैं, मदद करते हैं इसको ले जाने के लिए। सो रूट हेड्स एंड रूट टिप आर हेल्पफुल इन एब्जॉर्बिंग दी वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम दी सॉइल। ठीक है, एब्जॉर्प्शन करने में मदद कर रहे हैं। अब रूट हेड्स क्या है? रूट हेड्स आर स्लेंडर एक्सटेंशन which are present in the epiblema। अब एपिब्लेमा या आप क्या बोल सकते हो, एपिडर्मिस। एक एक्सटेंशन है, पतला सा स्लेंडर एक्सटेंशन निकल रहा है। ये एक्सटेंशन क्या करता है बेटा? दिस विल हेल्प टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। ये क्या करता है? उसका सरफेस एरिया बढ़ा देता है फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। रूट हेड्स कहां से निकलते हैं? मैचुरेशन जोन में से निकलते हैं। ठीक है, ये हमने मेरिस्टेम, जैसे ये रूट है तो दिस विल बी द रूट, क्या बोलते हैं इसको? रूट कैप। यस, रूट कैप। एक्वाटिक होते हैं तो रूट पॉकेट्स होते हैं। इसके ऊपर होता है मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। दिस इज मेरिस्टेमेटिक जोन। ठीक है, जहां पे मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी फटाफट डिवीजन होता है, धीरे धीरे लंबे होने लगते हैं, लंबे होने लगते हैं, लंबे होने लगते हैं। तो ये होता है इलोंगेशन जोन। इलोंगेट होते हैं, वैक्यूल्स बड़े होने लगते हैं अंदर। फिर धीरे धीरे ये बेचारे बन जाते हैं परमानेंट। तो दिस इज परमानेंट जोन और मैचुरेशन जोन। अब ये मैचुरेशन जोन में से क्या निकलने लगता है? रूट हेड्स। समझ रहे? तो ये एक रूट का स्ट्रक्चर है विच इज शोइंग डिफरेंट जोनेशन दिखाया है, अलग अलग जोनेशन। तो जब आप रूट को देखोगे तो इसमें 3 जोन दिखते हैं बेटा। एक मेरिस्टेमेटिक, उसके बाद बड़ा ऊपर तो इलोंगेशन, और थर्ड जो मैचुरेशन है उसमें से रूट हेड्स निकलते। रूट निकलता है रेडिकल में से। जब कोई छोटा सा एम्ब्रियो होता है, दिस इज द एम्ब्रियो। ठीक है, सो एम्ब्रियो में ऊपर वाला पार्ट को बोलते हैं प्रिम्यूल और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं रेडिकल। तो रेडिकल में से रूट बनता है बेटा। ये एम्ब्रियो में से रेडिकल एंड रेडिकल फॉर्म्स अ रूट। तो रूट टिप जो होती है यहाँ पे, ये पहले मदद करती है एब्जॉर्प्शन, जब वो इनिशियल स्टेज में होता है। लेकिन जब वो धीरे धीरे रूट हेड्स बनाता है, उसके अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी रूट्स निकलने लगते हैं। आपने गाजर देखा होगा, रेडिश देखा होगा, उसमें देखना पतले पतले रूट्स भी निकलते हैं। मतलब अगर ये रूट है, ठीक है, अगर ये रूट है तो इसमें से पतले पतले, फिर और उसमें से पतले, ऐसे निकलते हैं। सो प्राइमरी, सेकेंडरी, ठीक है। तो रूट मदद करते हैं एब्जॉर्प्शन में, पर मेन रूट हेड्स का काम होता है। ठीक है, तो ये भी पानी यहां तक पहुंचा देंगे। रूट हेड्स में से ऊपर स्टेम तक पानी एटलीस्ट जाइलम तक तो पहुंचा ही देंगे। तो इनिशिएशन कहां से स्टार्ट हुआ एब्जॉर्प्शन का? रूट हेड्स। रूट हेड सॉइल वाटर के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो सॉइल जो होती है वो सारा पानी नहीं दे देती है। एक पर्टिकुलर पानी जो अंदर रहता है, जो सॉइल पार्टिकल के आजू बाजू में होता है, कोई पानी उसको देते हैं, एंड दैट इज नोन एज कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर, ये जो कैपिलरी वाटर होता है, जैसे कि ये सॉइल पार्टिकल है, ये छोटे छोटे सॉइल पार्टिकल्स है, ठीक है। तो ये सॉइल पार्टिकल्स के आजू बाजू में यहाँ पे पानी रहता है, लाइक दिस, उसके अटैच्ड, उसकी सरफेस के अटैच। ये पानी को एब्जॉर्ब करता है रूट। अब सपोज कि ये रूट है, तो रूट कौन सा पानी लेगा बेटा? जो कैपिलरी वाटर है। सो ऐसा अगर क्वेश्चन हो जाए, व्हिच वाटर इज वेरी बेनिफिशियल टू प्लांट और व्हिच टाइप ऑफ वाटर, सॉइल वाटर इज अवेलेबल फॉर प्लांट, और मैक्सिमम होता है दैट इज कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर ही उसको अवेलेबल होता है। ग्रेविटेशनल वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, ये सब उसको अवेलेबल नहीं होता। ये एक पानी जो रहता है सॉइल पार्टिकल के आजू बाजू में, वही उसको वो खींचता है। फिर आप ऐसा बोलो ढेर सारे 2 मग भर के अंदर डाल दिए, सॉइल के अंदर डाल दो, तो ये नहीं। सो रूट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एब्जॉर्प्शन। पर ऐसा
ऐसा नहीं होता, कुछ प्लांट्स ऑर्गन्स ऐसे भी होते हैं जो रूट के अलावा भी कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे स्टेम और लीव्स। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे स्पीशीज हैं जैसे विटीज, फिर सोलेनम, फिर लाइकोपर्सिकम, ये कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जिसमें लीफ और स्टेम भी एब्जॉर्प्शन करते हैं। अभी सोचा होगा आपने कि लीफ भी एब्जॉर्प्शन करते हैं एंड स्टेम भी एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। लेकिन मेनली जो सब प्लांट्स में होता है वो क्या होता है, विटीज मतलब ग्रेप्स के वो वेले नहीं होते, तो उसमें भी स्टेम और लीफ जो ह्यूमिड नहीं होता, एटमॉस्फेयर में जो होता है उसको भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं पानी, ठीक है। लेकिन बहुत रेयर केसेस में ये चीजें पॉसिबल है। मेनली पॉसिबल कहां से है बेटा, रूट हेड से ही मिनरल्स और पानी उसके अंदर जाता है, ठीक है। कोई ही ऐसे रेयर एग्जांपल है, जैसे ऑर्किड है, तो ऑर्किड में मैंने आपको बोला था कि ऑर्किड के जो रूट्स होते हैं बाहर हैंगिंग होते हैं, उसमें वेलमेंट टिश्यू होते हैं जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे रेयर एग्जांपल्स है, लेकिन मेन कामकाज किसका है, रूट हेड्स का, यही एब्जॉर्प्शन करते हैं, ठीक है। जो अब आगे जाते, कैपिलरी वाटर इज द बेस्ट वाटर फॉर एब्जॉर्प्शन इन प्लांट्स और अवेलेबिलिटी टू दी प्लांट्स। प्लांट को कैसा पानी पसंद है, तो उनको कैपिलरी वाटर पसंद है। अपने को कैसा पसंद है, आरओ का पसंद है, ठीक है। तो हमारी पसंद की आरओ की है, और हमारे हम रिवर्स ऑस्मोसिस करके करते हैं, डिस्टिलेशन करके करते हैं पानी, वो बेचारे ऑस्मोसिस डिफ्यूजन हाथ के पास से ट्रांसपोर्ट करके लेते हैं, लेकिन उनको कैसा पानी पसंद है, कैपिलरी वाटर, ठीक है। चलो अब बात करते हैं आगे दूसरी। अब आता है बेटा कि एब्जॉर्प्शन, चलो ये तो पता चल गया कि दिस इज एपिडर्मिस। अब यहां से ये अच्छे वाले रूट हेयर्स निकल रहे पतले पतले से स्टेम स्ट्रक्चर, ठीक है। अब पाथवे कौन से हैं, एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। अब एब्जॉर्प्शन दो तरीके से होता है, एक्टिव भी होता है और पैसिव भी होता है, विदाउट एनर्जी ऑल्सो एंड विथ एनर्जी ऑल्सो, ठीक है। दो तरीके से होता है। सो पाथवे फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो पहले तो हम पाथवे देखेंगे कि अगर रूट में से एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो रूट हेयर्स कर रहे हैं, तो रूट में तो बहुत सारे स्ट्रक्चर देखे थे, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल और बीच वाला पीछे वाला पार्ट, जाइलम फ्लोएम अरेंजमेंट, ये सब देखा हमने, देखिए। डाइकॉट रूट भी देखा और मोनोकॉट रूट भी देखा। तो रूट में तो सारी फैसिलिटी है, बस पानी को अंदर आना है, ठीक है। तो पानी अंदर आता है रूट हेड्स की मदद से, लेकिन आने के बाद क्या, रूट हेड्स बोले मैं तो पानी खींच लिया, मैंने इधर पानी खींच लिया, अब क्या, मैं कहां जाऊं, कंफ्यूज, टोटली कंफ्यूज। तो बोले भाई टेंशन ना लो, हम आपको बताते हैं आपको आगे कैसे बढ़ना है, ठीक है। सो द पाथवे आर ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ पाथवे। एक एपोप्लास्ट, एक सिम्प्लास्ट, एंड द थर्ड वन ट्रांसमेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। तो आप बोलोगे मैम एपोप्लास्ट समझ सकते हैं, सिम्प्लास्ट भाई ये क्या, तीसरा क्यों ऐड क्यों किया, घर का ऐड कर रहे हो अंदर। सो अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी नॉर्मली जो पानी के अंदर ट्रांसपोर्ट पानी जाता है रूट हेयर्स में से, एपिडर्मिस और सब लेयर्स में से, तो दैट इज ड्यू टू एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट। ये दोनों कैसे हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये कैसा है बेटा, पैसिव। 98% पानी ये दो तरीके से जाता है, 98%, बट बचा कुचा कभी कभार ट्रांसमेम्ब्रेन सिस्टम भी हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी देयर आर टू वेज, ठीक है, देयर आर टू वेज। पर नॉर्मली देखने जाओ तो तीसरा भी पॉसिबल है, दैट इज ट्रांसमेम्ब्रेन। तो वो जानना जरूरी है, भले आप लिखो दो टाइप के, एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट, पर कभी कभार कोई
क्वेश्चन आ गया, ट्रांस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट क्या होता है, कहाँ होता है, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। सो विल टॉक अबाउट द एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट, पर इसके पहले एक छोटा सा मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना देती हूँ सेल्स का, ठीक है। एक सेल है बेटा, ये दूसरे सेल से जुड़ा हुआ है इस तरीके से। अब देखो ये जो सेल है तो उसकी हो गई सेल वॉल, सेल वॉल के अंदर आ जाओ सेल मेम्ब्रेन, और ये बना दो वैक्यूम। तो मैं अपनी तरीके से डायग्राम बना रही हूँ, आप अपनी तरीके से भी बना सकते हो। ये वैक्यूम, वैक्यूम तो बड़े बड़े होते हैं, अच्छे वाले, ये अच्छे वाले वैक्यूम है, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये सेल, दिस इज एपिडर्मिस, मतलब कि रूट का है, ठीक है। रूट का सीक्वेंस हम पढ़ रहे हैं, ये रूट में एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट कैसे होता है। सो दिस इज एपिडर्मिस, ये रूट है, शोइंग पाथवेज, शोइंग पाथवेज फॉर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो अब क्या होगा, एपिडर्मल सेल है, एपिडर्मल के बाद कौन सा सेल आता है बेटा, कॉर्टेक्स, ये कौन सा सेल, कॉर्टेक्स का सेल। उसके बाद ये बना लो एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस, ये तो सब पढ़ा ही था आपने। एंडोडर्मिस के बाद बना लो पेरिसाइकल, ठीक है। और पेरिसाइकल में से यहां सारा मैं जाइलम लिख देती हूँ, जाइलम में जाइलम नहीं बना, ठीक है। सो दिस इज सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, पेरिसाइकल, चलो एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, ये तो एक सीक्वेंस हमको पता चल गया, सीधा जाएगा साइड। अब हमें क्या करना है, यहां पे मानो कि रूट हेयर्स है, ये रूट हेयर्स में से पानी आया बेचारा, खुशी खुशी उसे खींच के लाया कैपिलरी वाटर। अब ये वाटर सीधा जाएगा एपिडर्मिस में, तो एपिडर्मिस बोलता है मेरे पास 3 वे जाने की, तो पानी को मतलब तो ढेर सारा पानी चाहिए प्लांट में, तो बल्क अमाउंट में चाहिए, तो एक आता है एपोप्लास्ट। अब एपोप्लास्ट में क्या होता है, ये तो अंदर सारा साइटोप्लाज्म कंटेंट है, दीज आर टोनोप्लास्ट, वैक्यूल की लेयर को क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट, ठीक है। लेकिन एंडोडर्मिस बोलते हैं मेरे पास तो बहुत एक्स्ट्रा और अच्छी चीजें हैं, दैट इज कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, याद आया, इट्स मेड अप ऑफ इम्परवियस टू वाटर, क्योंकि ये सुबेरिन की होती है, सुबेरिन का डिपोजिशन होता है, तो ये तो बहुत खुश है एंडोडर्मिस। अब क्या हो रहा है बेटा कि रूट हेयर्स आते हैं इधर। अब एपोप्लास्ट बोले, एपोप्लास्ट पाथवे में क्या होता है, इसको कोई बैरियर नहीं, देयर इज नो बैरियर फॉर एपोप्लास्ट, नो बैरियर, कोई रुकावट नहीं, नो रेजिस्टेंट, कोई रेजिस्टेंट वहां पे नहीं किसी का, नो रेजिस्टेंट, मेनली इन कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के जो सेल होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, तो कोई टेंशन नहीं, आराम से वो आगे बढ़ेगा। तो एपोप्लास्ट में क्या होता है बेटा कि इट अकर्स थ्रू सेल वॉल एंड इंटरसेल्युलर स्पेसेस। दूसरा भी मैं एक डायग्राम बनाऊंगी जिससे आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे रोल प्ले कौन कर रहा है, सेल वॉल और इंटरसेल्युलर स्पेसेस। तो ये जो है दिस इज सेल वॉल, ये सेकेंड वाली जो है दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसको आप क्या बोल सकते हो बेटा, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये सेल वॉल में से अब क्या कर रहे हैं, पानी जा रहा है, इसको मैं थोड़ा ये रेड कलर से बता दूं, तो ये ऐसे जा रहा है पानी, ये ऐसे पानी जाता है, ऐसे पानी जाता है, तो इस तरीके से पानी जाता है। दूसरा इसके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस है, तो इसमें से पानी आता है, ठीक है। सो इट मूविंग थ्रू द इंटरसेल्युलर स्पेसेस एंड सेल वॉल, तो ये तो बहुत ज्यादा बल्क अमाउंट में जाता है। सो बल्क अमाउंट में ढेर सारा, कोई रुकावट के बगैर एपोप्लास्ट खुशी खुशी आगे पानी को धकेल रहा है, ठीक है। अब इसका ही एक दोस्त है, ठीक है, जैसे उर्वेश है, तो करता ही जा रहा है, पानी बाल्टियां भर भर के अंदर डाल रहा है रूट है इसमें से, वो जा रहा है एपिडर्मिस, वो जा रहा है कॉर्टेक्स में। तो फिर आता है दूसरा उसका फ्रेंड, देख रहा है अरे भाई तू कैसे जा सकता है, मैं भी आऊंगा। तो सिम्प्लेक्स बोले भाई तू सेल वॉल से जा रहा है इंटरसेल्युलर स्पेस, तो मैं क्या करूं, तो
रहा है तू कर। तो सिम्प्लेस्ट क्या करता है बेटा, इनके बीच में जो कनेक्शन है, ये वाले जो कनेक्शन है, इसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटिक कनेक्शन, प्लाज्मोडेस्मेटा, ठीक है। These are साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड से बने हुए होते हैं। तो ये क्या करते हैं, इसका प्रोटोप्लास्ट और इसका प्रोटोप्लास्ट को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। सो सिम्प्लास्ट जो अगर हम बात करते हैं तो सिम्प्लास्ट इज अ स्लो मूवमेंट, धीरे धीरे पानी जाएगा। बट एपोप्लास्ट में क्या, एकदम फोर्स से ढेर सारा पानी ले जा रहा है, तो दिस इज फास्ट, ये फास्टर है, स्लो धीरे धीरे जाएगा, एकदम धीरे धीरे क्यों जाएगा, ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड है तो उसमें से बेचारा पानी जाता है, उसको बीच में से इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लाज्म, उसको भी करना है ट्रैवल, तो धीरा हो जाता है, ठीक है। सो इट्स अ स्लो मूवमेंट। अब सिम्प्लेस्ट अकर्स टू प्लाज्मोडेस्मेटिक कनेक्शन, प्लाज्मोडेस्मेटिक कनेक्शन। अब ये कनेक्शन किसके बने हैं, दे आर मेड अप ऑफ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड, or you can say interconnected प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट कैसा हो रहा है, इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट, समझ रहे हो, प्रोटोप्लास्ट उसका इंटरकनेक्टेड है। ऐसा एक और भी एग्जांपल है, वो है हाइड्रेला। हाइड्रेला का जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके लीफ के अंदर, उसमें साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है, मूवमेंट आपको दिखेंगे। ये एक एग्जांपल भी कभी कभार पूछ लेते हैं, ठीक है। सो सिम्प्लास्ट उसकी पॉसिबिलिटी यही है कि वो कहां से जाएगा, इसमें से जाएगा, तो इसमें से जाएगा तो दिस इज, ये आपको जो दिख रहा है दिस इज सिम्प्लास्ट, और ये आपको जो दिख रहा है बेटा दिस इज एपोप्लास्ट। समझ रहे हो, दो तरीके से पता चल गया किस तरीके से कामकाज हो रहा है। तो ये दोनों कैसे पैसिव है, मतलब कि भाई एनर्जी ना दो तो हमें चलेगा, हम तो आराम से उसको कर लेंगे। 98% इस तरीके से वो काम करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे सीक्वेंस क्या होगा वो भी हम देखेंगे कि रूट टू सेकेंडरी जाइलम में सीक्वेंस कैसे होगा, वो एक और डायग्राम में बनाऊंगी जिससे आपको पता चल जाएगा। अब हो क्या रहा है कि सिम्प्लेस्ट एपोप्लास्ट हो गया, लेकिन ये ट्रांसमेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैंने क्यों लिखा है, ट्रांसमेम्ब्रेन मतलब कि कभी कभार टोनोप्लास्ट के थ्रू भी पानी, टोनोप्लास्ट मतलब जो वॉल है वैक्यूल्स की, उसके थ्रू भी कभी कभार पानी ट्रैवल कर लेता है जब कभी रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। सो समटाइम्स ट्रांसपोर्ट occurs with the help of टोनोप्लास्ट, ठीक है, तो उसको ट्रांसमेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। ये वाली जो लेयर है ये काम करती है कभी कभार पानी को ट्रांसपोर्ट करवाने, ठीक है। तो अब क्या हुआ बेटा, एपोप्लास्ट बोलता है कि भाई मैं कॉर्टेक्स तक तो वो आराम से आ गया बिकॉज देयर इज नो बैरियर नो रेजिस्टेंस, लेकिन जैसे ही एपोप्लास्ट पहुंचा एंडोडर्मिस के पास इधर, तो यहां पे ये पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो दीवारें हैं दैट हैज बीन सुबेराइज्ड सेल वॉल। अब सुबेराइज्ड है, कैस्केडियन स्ट्रिप है, तो दिस इज इम्परवियस टू वाटर, मतलब पानी नहीं जा सकता, तो भाई ये तो कैसे करेंगे। तो उस टाइम पे यहाँ पे क्या होता है, सिम्प्लास्ट ही होता है। सिम्प्लास्ट बोले देख तो टेंशन ना ले, अब तक भले हमारी दोस्ती साथ साथ थी। पैसिव ट्रांसपोर्ट एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट, यहां तक तो दोनों का साथ निभाना दोस्ती थी, टिल हियर इट वाज ए एंड एस, एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट। लेकिन जैसे ही एंडोडर्मिस आया दोस्ती खत्म होगी, जब तू मेरा दोस्त नहीं मैं तेरा दोस्त नहीं। सिम्प्लास्ट बोले भाई मैं कुछ करता हूं तो टेंशन मत ले, एपोप्लास्ट बोले तू शांति रख मैं कुछ करता हूं। तो सिम्प्लास्ट बोले हाँ मेरे पास तो प्लाज्मेटिक कनेक्शन है, तो सिम्प्लास्ट बोलते हैं एंडोडर्मिस के सेल में मैं कर लेता हूं, भले धीरे धीरे करूंगा बट कर लूंगा। सो इन एंडोडर्मिस इन दिस लेयर ओनली सिम्प्लास्ट पाथवे अकर्स। समझ रहे हो, इसमें सिर्फ सिम्प्लास्ट हो रहा है, एपोप्लास्ट आराम कर रहा है, एपोप्लास्ट इसमें नहीं होता, ठीक है।
सो बोथ विल टेक प्लेस। बस एंडोडर्म में से एक ऐसा है जहां कैस्पिडियन स्ट्रिप्स होते हैं जिसकी वजह से एपोप्लास्ट नहीं होता है, ठीक है। तो फिर आगे आया पेरिसाइकिल में से सीधा चला गया जाइलम। अब वो तो ऊपर वाला देख ले, अब एसेंट ऑफ सेप जब पढ़ेंगे तब भाई जाइलम तक तो पहुंचा दिया, अब आगे ऊपर तक ले जाना उसके लिए दूसरी थियरी। यहां तक हमने समझ लिया भाई जाइलम तक आया कैसे, अब तो पानी रूट में ही है पर जाइलम तक तो आ चुका है, ठीक है। अगर आपको आपके घर से बॉम्बे जाना है तो रेलवे स्टेशन तो आना पड़ेगा ना, तो चलो हम रेलवे स्टेशन तो पहुंच गए जाइलम तक, पर जाइलम से बॉम्बे जाने के लिए कुछ तो चाहिए होगा, ऐसे थोड़े चले जाओगे, ठीक है। कोई फोर्स काम करेंगे, कोहेसिव, एडहेसिव, कुछ ट्रांसपिरेशन, कुछ चाहिए होगा। आप ट्रेन में बैठोगे, टिकट वाला आएगा, पैसे दोगे, इधर उधर देखोगे, खिड़की खोलोगे, बहुत सारी चीजें, खाना खाओगे, सो मेनी प्रोसेसेस आर टेकिंग प्लेस। ऐसा नहीं है सिंपल बैठ गए और चले गए, वो चाहे ट्रेन हो, एरोप्लेन हो, कुछ भी हो, वॉशरूम लगे, बाथरूम तो जाना ही पड़ता है। सेम ऐसे प्लांट के अंदर दो प्रोसेस हो रहे हैं, तो जाइलम तक तो हो गए, अब क्या, तो अब आगे देखने का अब क्या, ठीक है। तो यहां तक हमने देखा कि रूट हेयर्स में से जाइलम तक कैसे पहुंचता है, ठीक है। तो इसका एक सीक्वेंस है बेटा, तो वो एक डायग्राम के थ्रू वो सीक्वेंस हम आपको बता देंगे कि किस तरीके से रूट हेयर्स में से जाइलम, सेकेंडरी जाइलम तक वो पानी पहुंचे। यहां तक समझे। और एक एग्जांपल इसके बाद हम देखेंगे, दैट इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन, कि ये तो नॉर्मल रूट है, कभी कभार एक्स्ट्रा जरूरत पड़ गई तो क्या कोई ऐसा कॉम्बिनेशन है जो पेड़ को मदद करता हो। रूट तो मदद कर ही रहे हैं, क्या कोई और चीज है जो उसको और एब्जॉर्प्शन करने में मदद करती है। तो कुछ एग्जांपल हमारे सराउंडिंग्स में ऐसे हैं जो कि हमको बताते हैं कि भाई कुछ प्लांट्स के एसोसिएशन भी है जो मदद